स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएससी फॉर सीबीएसई। और प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल के ऊपर जो क्लास 10 सोशल साइंस का जो कोर्स हमने आपके लिए लेकर आए हैं, उसके अंदर जो प्रीवियस लेक्चर हैं उससे हमने आपको की शुरुआत की थी। और प्रीवियस लेक्चर जो हमारा है वो आप हमारे चैनल पर पीएससी फॉर सीबीएसई के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करेंगे तो वहां पर आपको सोशल साइंस का सिलेबस मैंने बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 4 बुक हमारी सोशल साइंस क्लास 10 के अंदर लगी हुई हैं, जिसमें कि हमारा हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है। ठीक है, और 20-20 नंबर का सबसे आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 80 नंबर का फाइनल हमें क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में मिलेगा जब हम बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी जो शुरुआत की थी वो शुरुआत की थी हमने हिस्ट्री से। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले भी इसके 2 लेक्चर हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और अगर आप हमारी इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए वो अवेलेबल है, उपलब्ध है। वहां से आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए इस लेक्चर की आज हम शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर का आज हम आगाज कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो है हमारा इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, इटली जो था वो 7 राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्यों में था? 7। आपको ये पता होगा कि जो इटली है, इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी है रोम। अगर आपसे पूछे कि इटली कहाँ पर है तो आप बताओगे जो इटली है वो यूरोप के अंदर है। अगर पूछें किस धर्म का मुख्य केंद्र इटली को माना जाता है तो इटली को ईसाई धर्म का मुख्य केंद्र माना जाता है। तो ये तो थी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इटली। ठीक है, बट लेकिन अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए, यहाँ लिखा है इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली में 1830 एवं 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह हुए थे, लेकिन ये विद्रोह सफल नहीं हो पाए। कितनी बार विद्रोह हुए? 2 बार, 1830 में भी और 1848 में भी। लेकिन किसी वजहों से, किन्हीं कारणों से यह क्रांतिकारी विद्रोह सफल नहीं हो पाए थे। और देन उसके बाद क्या हुआ कि 1859 में 1859 में आप देखोगे सार्डिनिया पीडमोंट, ये एक नाम है, सार्डिनिया पीडमोंट ने क्या किया? एक संधि की। और ये संधि किसके साथ की थी? इन्होंने फ्रांस के साथ की थी। कब संधि हुई थी? 1859 में। किसने की थी? पीडमोंट ने की थी। किसके साथ की थी? फ्रांस के साथ की थी, जिसके द्वारा ऑस्ट्रिया को हरा दिया गया। किसने हराया ऑस्ट्रिया को? इटली ने हराया। किसकी सहायता से हराया था? फ्रांस की सहायता से। क्यों? क्योंकि 1859 में एक समझौता किया था पीडमोंट ने। किसके साथ? फ्रांस के साथ, जिसमें युद्ध में साथ मिल गया फ्रांस का और हार गया ऑस्ट्रिया। और 1861 में क्या हुआ कि जो इम्यूनल सेकंड थे, इम्यूनल सेकंड को एकीकृत, यानी कि जो बटा हुआ था 7 राज्यों में इटली, वो इटली फिर एक हो गया और एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। किसको घोषित कर दिया गया? एम्यूनल सेकंड। एम्यूनल सेकंड को 1861 में राजा बनाया गया। किसका राजा बनाया गया? एकीकृत इटली का। और इटली कितने भागों में बटा हुआ था? 7 भागों में बटा हुआ था, 7 राज्यों में बटा हुआ था। अब आगे बात कर लेते हैं हम इटली के एकीकरण के नायक। कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में एक बहुत ही उल्लेखनीय, महत्वपूर्ण और आपकी ऐतिहासिक और अभूतपूर्व भूमिका को निभाया था? तो उन लोगों के नाम और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन हम अपने इस लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आशा है कि आपको लेक्चर समझ भी आ रहे होंगे। और अगर आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिला है, अगर आपको इससे कुछ लगता है कि भाई हमारी कुछ हेल्प हो सकती है पेपर के अंदर, तो आप अपने अच्छे कमेंट भी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नाम क्या है? मैथ्सिनी का नाम है। मैथ्सिनी, इनका जन्म कब हुआ था? 1807 में हुआ था इनका जन्म। कहां पर हुआ था? जेनेवा में इनका जन्म हुआ था
और 24 साल की जब इनकी उम्र थी, मात्र कितनी, 24 साल की एज, तो क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने की वजह से 24 साल की उम्र में ही इन्हें देश से निकाल दिया गया था। कहां से निकाल दिया गया? इटली से निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन में भाग ले रहे थे। कितनी एज थी जब इनकी? 24 वर्ष की जब इनकी एज थी। और इन्होंने 2 संगठन भी बनाए, इन्होंने 2 संगठन भी स्थापित किए, जिनके नाम मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए भी हैं। एक का नाम है यंग इटली और दूसरे का नाम है यंग यूरोप। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन थे, 2 संगठन थे जो मैत्सनी के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है। मैटरनिख ने उसे सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे बड़ा दुश्मन माना था। जब लास्ट ईयर का पेपर हुआ था सीबीएसई का, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था 1 मार्क वाला, आप देख भी सकते प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर निकालकर, उसमें ये पूरी की पूरी लाइन सेम ऐसी ही प्रयोग हुई है एमसीक्यू के अंदर। उसमें लिखा था कि किसने मैत्सनी को कहा कि वह सामाजिक व्यवस्थाओं का दुश्मन है, तो इसका उत्तर क्या है? उत्तर है मैटरनिख। मैटरनिख ने ऐसा कहा था कि मैत्सनी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा नाम, दूसरा व्यक्ति, दूसरा कैरेक्टर जिसने इटली के एकीकरण में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी, जिसका नाम था काउंट कैमिलो द काबूर नाम था इसका। यह पीडमोंट का प्रमुख मंत्री था। इसने इटली के एकीकरण के लिए जो आंदोलन चला, उस आंदोलन का नेतृत्व इसने किया। हालांकि इसका लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं था, लेकिन यह लोकतंत्र की स्थापना चाहता हो या ना चाहता हो, लेकिन ये इटली का एकीकरण तो जरूर करना चाहता था। इसीलिए इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, इटली के एकीकरण में। तो काबूर का लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं था। फ्रांस से संधि करके ऑस्ट्रिया को हराने में भी इसी काबूर का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है। अब हम तीसरा जो हमारा कैरेक्टर है, जो तीसरा क्रांतिकारी है इटली के एकीकरण के लिए, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। नाम है गैरीबाल्डी। क्या नाम है? गैरीबाल्डी। अब आप कहोगे सर जी कैसे कैसे नाम है, तो क्या कह सकते हैं इस बारे में? भाई देखिए, ये विदेशी नाम है, इटालियन नेम है, तो हमें इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। और इसमें याद करने में इजी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। गैरीबाल्डी है, काबूर है, मैत्सिनी है, इजी नेम है, आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए गैरीबाल्डी, इसने इटली के एकीकरण के लिए क्या किया? सशस्त्र स्वयं सेवकों का नेतृत्व किया। सशस्त्र यानी जो हथियारों को हाथ में उठाकर जो स्वयंसेवक काम कर रहे थे इटली के एकीकरण के लिए, उनको अपना नेतृत्व, अपनी लीडरशिप किसने प्रदान की? गैरीबाल्डी। दक्षिणी इटली और आप देखोगे सिसिली में 2 नाम है यहाँ पर, एक है दक्षिणी इटली और दूसरा नाम है सिसिली। ये 2 जगह हैं। कहाँ पर है ये इटली में ही 2 जगह हैं। तो यहाँ पर स्पेनिश शासकों को हटाने में इसे किसानों का समर्थन मिला। किसानों ने मदद की। किसकी मदद की? गैरीबाल्डी की। कहाँ का शासन हटाने में? दक्षिणी इटली में और सिसिली में। किसका शासन था वहां पर? स्पेनिश शासकों का, स्पेन के शासकों का शासन था। और उस शासन को उखाड़कर फेंकने में गैरीबाल्डी को किसने सहयोग किया? वहां के किसानों ने समर्थन दिया। गैरीबाल्डी ने इस क्षेत्र को राजा इम्यूनल II को सौंप दिया और इस प्रकार इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी ने अपनी उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 3 कैरेक्टर हमने पढ़े हैं इटली के एकीकरण में। अगर आपसे पूछे कितने भागों में बटा हुआ था इटली, तो 7 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से क्रांतिकारी, कौन कौन से ऐसे चरित्र थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया था? तो जिसमें पहला नाम आता है मैत्सिनी, दूसरा नाम आता है काबूर और तीसरा नाम आता है गैरीबाल्डी का नाम। ठीक है। अब हम बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण की। देखिए जर्मनी का एकीकरण 1848 में यूरोप के अंदर आप देखोगे कि जर्मनी के एकीकरण का प्रयास किया गया था। कब प्रयास किया गया था? 1848 में जर्मनी के एकीकरण का प्रयास हुआ था, परंतु फिर भी यह प्रयास सफल नहीं हो पाया था। यह प्रयास विफल माना गया, यह प्रयास सफल नहीं हो पाया था।
क्योंकि राष्ट्र निर्माण की इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। क्यों ये 1848 का जो प्रयास था ये सफल नहीं हो पाया? तो इसके पीछे का प्रमुख कारण ये था कि जो वहां के राजा थे उस समय, जो जर्मनी में शासन कर रहे थे, और जो उनकी फौज थी, जो उनकी आर्मी थी, जो उनकी मिलिट्री थी, उन्होंने अपनी ताकत के बल पर मिलकर इन प्रयासों को दफन कर दिया, इस प्रयास को दबा दिया, कुचल दिया। इस वजह से ये प्रयास सफल नहीं हो पाया। थर्ड पॉइंट लिखा है, जर्मनी के एकीकरण के आंदोलन में ऑटोमन बिस्मार्क ने अहम व उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। ये नाम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क को क्या कहा जाता है? आयरन मैन कहा जाता है, ठीक है। बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि बिस्मार्क ने कौन सी नीति को अपनाया था? बिस्मार्क ने लौह और रक्त, जिसको बोलते हैं ब्लड एंड आयरन, ब्लड और आयरन पॉलिसी को किसने अपनाया था? बिस्मार्क। पूरा नाम क्या था? ऑटोमन बिस्मार्क। कहां से रिलेशन था? जर्मनी से। जर्मनी के एकीकरण में किसका अहम योगदान था? ऑटोमन बिस्मार्क का। अगला पॉइंट है हमारा, नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया था। जब जर्मनी का एकीकरण हुआ ऑटोमन बिस्मार्क के सहयोग से, तब वहां पर किस तरीके का चेंजेस, किस तरीके का परिवर्तन या बदलाव देखने के लिए मिला? वहां पर आप देखोगे कि मुद्रा और बैंकिंग के क्षेत्र में और न्यायिक व्यवस्था के क्षेत्र में आधुनिक तरीकों को अपनाया गया, और परंपरावादी और जो प्राचीन तरीके थे उनको वहां से हटा दिया गया था। तो ये आज के लेक्चर के अंदर हमने आपके साथ में डिस्कस किया है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से इसको आप ले सकते हैं और अपने अच्छे अच्छे नोट्स बना सकते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम इसी चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो तेज़ गति से आगे बढ़े, ताकि आपके रिवीजन में भी आपको सहयोग मिल सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के साथ में, बने रहें हमारे साथ में, हमारे चैनल पर PSC 4 CBSE पर। थैंक यू।